गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है रिनाशा, उसको हम लोग देखते हैं। रिनाशा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि अगर आप इसको एक बार समझ जाते हैं तो आप सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं समझ पाते हैं, इसके साथ ही जो आईआर का जो मेरा पेपर होता है इंटरनेशनल रिलेशन, उसको भी आप समझ जाते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि यूपीएससी का जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो है रिनाशा। और रिनाशा को हम लोग समझेंगे, इसको देखेंगे, डायमेंशन में इसको बांटकर समझते हैं। तो चलिए हमारे साथ आ जाइए, ठीक है। ये रिनाशा है, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे कि रिनाशा का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है ये समझेंगे, फिर हम लोग इसको देखेंगे कि रिनाशा का बैकग्राउंड क्या था, उसको समझेंगे, ठीक है। जो हमारा सेकंड होगा वो होगा बैकग्राउंड इसका क्या है, ठीक है। थर्ड में हम लोग देखेंगे, इसका जो थर्ड डायमेंशन होगा उसको हम लोग समझेंगे, कॉजेज क्या था, कॉजेज क्या था उसको हम लोग इसको देखेंगे, कॉजेज देखेंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट इसका सेगमेंट है, जो नेक्स्ट डायमेंशन है, वो हम लोग इसका समझेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो फीचर्स क्या है ये, और फिर इसको देखेंगे कि रिनाशा जो हुआ था इटली में ही क्यों हुआ था, तो व्हाई इट हैपेंड इन इटली, इसको समझेंगे, ठीक है। व्हाई इट हैपेंड इन इटली, ठीक है, इसको समझेंगे। और नेक्स्ट जो इसका लास्ट डायमेंशन होगा उसका इंपैक्ट क्या रहा उसको समझेंगे, ठीक है। तो जो रिनाशा का इंपैक्ट हुआ उसको हम लोग देखेंगे, और जो इंपैक्ट है इसको दो डायमेंशन में देखेंगे। इंपैक्ट है इसको भी हम लोग दो डायमेंशन में देखेंगे। एक इंपैक्ट को देखेंगे वर्ल्ड के व्यू से, और एक देखेंगे हम लोग जो इसका इंपैक्ट पड़ा इंडिया पे, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो दोनों डायमेंशन में से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है रिनाशा, और रिनाशा को हम लोग कैसे समझेंगे, इसकी मीनिंग समझेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, बैकग्राउंड क्या था, क्या कारण था कि रिनाशा हुआ, इसका कॉजेज क्या था उसको देखेंगे, इसके फीचर्स क्या क्या थे वो देखेंगे, फिर हम लोग इसका इटली में क्यों हुआ रिनाशा उसको समझेंगे, फिर इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, और इंपैक्ट वर्ल्ड में क्या पड़ा, इंडिया में क्या पड़ा, वो दोनों परिपेक्ष में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला जो मीनिंग है इसका, जो रिनाशा जो मीनिंग है, जो वर्ड आया है वो वर्ड का है, वो वर्ड आया है, ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। फ्रेंच वर्ड है रेनाशा, रेनाशा, इससे ही रिनाशा बना है। जो हमारा फ्रेंच शब्द है रिनाशा, इसी से रिनाशा बना है, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है, इसका जो मीनिंग होता है, वो मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स, इसका मीनिंग होता है रीबर्थ। ये होता है रीबर्थ। रिनाशा का मतलब क्या होता है, रीबर्थ। लेकिन रीबर्थ जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल का रीबर्थ नहीं है, ये होल सोसाइटी का है, पूरे सोसाइटी का रीबर्थ होता है, पूरे सोसाइटी का रीबर्थ होता है, ठीक है। जो रिनाशा है वो पूरे सोसाइटी का रीबर्थ के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। और रिनाशा जो शब्द है, रिनाशा जो वर्ड है, वो फ्रेंच शब्द से आया हुआ है, ठीक ना। तो हम इसका क्या है कि मीनिंग समझ गए कि रिनाशा जो वर्ड है कहां से आया है, फ्रांस से आया है। और इस मीनिंग होता क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है रीबर्थ। लेकिन रीबर्थ किसका है, किसी एक व्यक्ति का रीबर्थ नहीं है, होल सोसाइटी का रीबर्थ है, ठीक है। अब हम लोग इसका बैकग्राउंड समझेंगे। ये जो बैकग्राउंड है कि रिनाशा क्यों हुआ, तो रिनाशा के बैकग्राउंड में क्या है कि जितने भी हिस्टोरियन है, इंडियन हिस्टोरियन है या वर्ल्ड के जो हिस्टोरियन है, उन्होंने क्या किया है कि जो पूरे हिस्ट्री है, जो पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री है, उसको उन्होंने 3 डायमेंशन में बांटा है। वो 3 डायमेंशन में उन्होंने बांटा है। इसका जो फर्स्ट स्टेज है, जो इसका जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड है, फर्स्ट स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल से लेके ये 5th सेंचुरी तक का जो पीरियड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोरियन जो है वो क्या मानते हैं कि ये फर्स्ट
पीरियड है। हाँ, इस पीरियड में क्या होता है कि जो जीवन है, जो हमारा जीवन है, जो हमारा लाइफ है, वो क्या है, बहुत हैप्पी लाइफ है हमारा। हाँ, हम पे क्या है, किसी सोसाइटी का प्रेशर नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो रिलीजियस है वो स्वतंत्र है। रिलीजियस क्या है, किसी सोसाइटी पर, किसी व्यक्ति पर क्या कर रहा है, फोर्स नहीं कर रहा है। हर एक व्यक्ति क्या है, लिबरल है। हर एक व्यक्ति के पास फ्रीडम है कि वो जो करना चाह रहा है वो स्वतंत्र है। तो ये जो फर्स्ट पीरियड था वो क्या है, जब से हमारा लाइफ स्टार्ट हुआ तब से लेके 5th सेंचुरी का जो पीरियड है वो फर्स्ट स्टेज है। हाँ, तो सेकंड स्टेज क्या है इसमें जो सेकंड स्टेज है वो है 3rd सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी तक का पीरियड है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में तो 5th सेंचुरी है, लेकिन सेकंड स्टेज में 3rd कैसे आ गया? तो होता क्या है कि आप हिस्ट्री में देखोगे तो जो टाइम पीरियड होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये टाइम अगर खत्म हुआ है तो यहीं से लाइफ स्टार्ट होगा, नहीं, इसके पहले से ही लाइफ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो सेकंड स्टेज है उसको माना जाता है कि जो सेकंड स्टेज था वो 3rd BC से 5th BC स्टार्ट हो गया था। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपने रोमन एम्पायर का नाम सुना होगा। रोमन एम्पायर का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, रोमन एम्पायर का, ये रोमन एम्पायर जो था ये 5th सेंचुरी तक पूरे वर्ल्ड में रोमन एम्पायर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य था और बहुत मजबूत था। ठीक है, लेकिन रोमन एम्पायर के 2 कैपिटल थे। रोमन एम्पायर है उसके 2 कैपिटल थे। इसका पहला था, एक था ईस्ट में और एक था वेस्ट में। ठीक है, और ईस्ट वाले का जो आज हम लोग टर्की देख रहे हैं, इसको कुस्तुनिया बोला जाता था, वो पार्ट था, इसका कैपिटल था कुस्तुनिया, इसका कैपिटल था। और जो वेस्ट पार्ट था इसका जो कैपिटल था वो था रोम था। अगर ये दोनों में देखा जाए, दोनों कैपिटल में, तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग कैपिटल था वो रोम ही था। ठीक ना, रोम क्या है कि 5th सेंचुरी तक जो रोम था वो एक बहुत शक्तिशाली, बहुत मजबूत एम्पायर था। लेकिन 5th सेंचुरी में होता क्या है कि 5th सेंचुरी में जो जर्मनी के इन्वेंडर आते हैं, जर्मनी के इन्वेंडर यहाँ पे आते हैं और वो क्या कर जाते हैं कि रोम पे हमला कर देता है और रोम को तहस नहस कर देता है। ठीक है, 5th सेंचुरी में जर्मनी के आक्रमणकारी आते हैं रोम में और रोम में बहुत लूटपाट मचाते हैं और इस प्रकार रोमन साम्राज्य, इस प्रकार रोमन एम्पायर जो है वो समाप्त हो जाता है ना। और यहीं से माना जाता है, वर्ल्ड के जो हिस्टोरियन हैं वो मानते हैं कि जो फ्यूडलिज्म स्टार्ट होता है वो 5th सेंचुरी से ही होता है। वो 5th सेंचुरी में ही फ्यूडलिज्म का स्टार्ट होता है। ये फ्यूडलिज्म जब रोम साम्राज्य का, रोम एम्पायर डिक्लाइन होता है, किनके द्वारा डिक्लाइन होता है, तो जर्मनी के जो इन्वेंडर होते हैं वो आते हैं यहाँ पे हमला करता है, आक्रमण करता है और रोम एम्पायर तहस नहस हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है और यहीं से फ्यूडलिज्म स्टार्ट होता है और यहां से वर्ल्ड हिस्ट्री में माना जाता है डार्क एज। इसी को माना जाता है डार्क एज। और ये जो डार्क एज है ये कब तक चलता है? ये चलता है 14th सेंचुरी तक। ये समय, इसका टाइम टेबल जो है, ये क्या है, टाइम पीरियड जो है इसका वो 14th सेंचुरी तक चलता है। इसीलिए इसको जितने भी हिस्टोरियन हैं इसको डार्क एज बोलते हैं, इसको डार्क एज बोला जाता है ना, डार्क एज बोला जाता है। और बाद में जो इसका ईस्ट वाला जो कैपिटल था कुस्तुनिया, इसको भी क्या किया जाता है कि 1453 तक इस पे आक्रमण करके इसको भी नष्ट कर दिया जाता है। रोम को 5th सेंचुरी में समाप्त कर दिया जाता है। यहां से फ्यूडलिज्म स्टार्ट होता है और जो ईस्ट वाला ये था, पार्ट था जिसका कुस्तुनिया इसका कैपिटल था, ये 1453 तक चलता है और बाद में इसको भी क्या किया जाता है, इसको भी समाप्त कर दिया जाता है। और ये डार्क एज चलता है 14 सेंचुरी तक। और 14 सेंचुरी से लेके 17 सेंचुरी तक का जो पीरियड है इसी को रिनासा बोला जाता है। ये जो पीरियड है इसी को रिनासा बोला जाता है। इसमें क्या होता है
कि लियोनार्डो दी विंसी का आपने नाम सुना होगा, डांटे का नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया, अपने बुक के माध्यम से, प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, अपने लिटरेचर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, यूरोप के लोगों को जागरूक किया, खास करके यहाँ पे इटली के लोगों को जागरूक किया, और इन्होंने ही एक टर्म दिया रिनाशा का। तो रिनाशा का जो पीरियड है वो क्या है, वो है 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी। ठीक है, तो इसका क्या है, ये बैकग्राउंड है, इसका क्या है, बैकग्राउंड है। अब इसका कॉजेज क्या रहा, कॉजेज क्या रहा, तो कॉजेज में पहला जो है वो क्रूडेड है। इस मतलब क्या होता है कि इसमें धर्म सुधार आंदोलन होता है, यानी रिलीजियस रिफॉर्म, इसमें रिलीजियस रिफॉर्म होता है। जैसा कि आपको पता है कि धर्म युद्ध, क्रूडेड जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, तो वो इस्लाम और एक तरफ क्रिश्चियनिटी था, एक तरफ क्रिश्चियनिटी था। ये दोनों के बीच में क्या होता है, क्रूडेड होता है, यानी कि धर्म सुधार, जो धर्म युद्ध होता है, रिलीजियस फाइट होता है, ये दोनों के बीच में भी युद्ध होता है। जब ये समाप्त हो जाता है तो दोनों गुट के जो लोग होते हैं उनको पता चलता है कि जो वार होता है वो अच्छा नहीं है, पीस क्या है, पीस हमेशा अच्छा होता है। तो पीस से क्या निकला, एक ह्यूमैनिटीज निकला कि हम लोग सब संसार में क्या है, वर्ल्ड में हम लोग ह्यूमन हैं, और ह्यूमन का कर्तव्य क्या होता है कि हम लोग अच्छे काम करेंगे, अच्छा लाइफ जिएंगे। तो इसका एक कारण बना, रिनाशा का ये एक फैक्टर रहा, ये वाला क्या है, कॉजेज, इसका एक कारण रहा। सेकेंड कारण क्या रहा, तो मैंने आपको पढ़ाया था, अभी समझाया कि 5th सेंचुरी में रोम पे जब आक्रमण किया गया जर्मनी के इन्वेंडर द्वारा, तो यहाँ फ्यूडलिज्म की स्थापना होता है, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे एंड ऑफ फ्यूडलिज्म हो गया, मतलब यहाँ पे फ्यूडलिज्म का अंत हो जाता है। तो वो भी एक कारण होता है, किसका, कॉजेज का। इसका फ्यूडलिज्म का जब अंत हो जाता है, डिक्लाइन फ्यूडलिज्म का हो जाता है, तो हर एक व्यक्ति को क्या मिलता है, स्वतंत्र हो जाते हैं, लायबिलिटी मिल जाता है, फ्रीडम मिल जाता है, तो हर एक व्यक्ति अपना काम कर सकता है। तो दूसरा कारण हो जाता है एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। थर्ड आप देखोगे इसमें, तो इसमें क्या हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस का इस समय क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें बहुत सारी आती हैं। प्रिंटिंग प्रेस में क्या हो जाता है कि जो एंशिएंट टाइम के जो लिटरेचर होता है उसको रीबिल्ड किया जाता है, उसको बार बार पब्लिश किया जाता है दांते द्वारा, लियोनार्डो दी विंसी के द्वारा। तो जब प्रिंटिंग प्रेस में नए नए बुक आते हैं तो उस बुक को क्या होता है, हर एक लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब लोग नई नई चीजों को पढ़ेंगे तो क्या होगा कि उनमें एक नई चीजें आएंगी, उनको पता चल जाएगा कि जो हमारा रोम था, रोमन एम्पायर था, वो कितना अच्छा था। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसको क्या किया, एक मोटिवेशन का काम किया प्रिंटिंग प्रेस ने भी। और प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा फिर क्या हो गया कि बुक पब्लिक होना स्टार्ट हो गया। और इस बुक में क्या हो गया कि जो पहले रोमन एम्पायर था उसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई, तो उससे भी लोगों में क्या हो गया कि एक कॉन्फिडेंस आ गया रोमन के लोगों के लिए। ठीक, तो ये 4-5 फैक्टर रहे हैं कॉजेज का, जिसने रिनाशा के लिए एक महत्वपूर्ण कारण रहा, रिनाशा को स्थापना में एक महत्वपूर्ण कारक रहा यहाँ पे, क्योंकि अपने आप में उनको लगा कि जो रोमन एम्पायर था वो क्या था कि बहुत अच्छा एम्पायर था, बहुत गौरवशाली एम्पायर था। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट किया। ठीक है, फीचर्स में आप देखेंगे कि रिनाशा का फीचर्स क्या था। तो फीचर्स में सबसे पहले तो ये हुआ कि यहाँ ह्यूमनिज्म का विकास हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, पहला कि ह्यूमनिज्म का विकास हुआ, ह्यूमनिज्म का यहाँ पे विकास हुआ। यहाँ पे सेकंड देखेंगे तो इंडिविजुअलिज्म का विकास हुआ कि पहले क्या है कि हम लोग सारे जो मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, वो क्या है, महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा फैक्टर इसका क्या आया कि इंडिविजुअलिज्म, मतलब किसी के लाइफ में क्या कर रहा है कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी के लाइफ में। हर एक व्यक्ति जो है, हर एक पर्सन जो है, हर एक काम करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई फोर्स नहीं डालेगा। तो ये सब चीजें क्या रहा है, इसके फीचर्स रहे। बाद में आप इसको देखेंगे तो इसी से आपको दिखाई देगा
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दिखाई देगा, इसी से बाद में आपको अमेरिकन रिवॉल्यूशन दिखाई देगा, इसी से बाद में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिखाई देगा, इसी से बाद में आपको कैपिटलिज्म दिखाई देगा। तो इसके फीचर्स बहुत ज्यादा रहे, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट इसमें है कि व्हाई इट हैपन इन इटली, इटली में ही रिनासा क्यों हुआ। तो आप इटली का मैप देखोगे तो इटली पता चलेगा कि मेडिटेरियन सी के पास है। इटली क्या है, मेडिटेरियन सी के पास है। आप इटली का मैप देखोगे तो आपको मैप ऐसे दिखाई देगा, यहां मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है। और इटली भी जो था वो 3 डायमेंशन बैठा हुआ था, नॉर्थ, साउथ और ये मिडिल था इसका, ठीक है। तो जब कोई शहर समुद्र के किनारे होता है, रिवर के किनारे होता है, तो क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। यही कारण है कि एंशिएंट टाइम में या अभी भी जितने भी शहर होते हैं वो नदियों के किनारे ही होता है, समुद्र के किनारे ही होता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि यहां से ट्रांसपोर्टेशन का क्या हो जाता है, बहुत अनुकूल एक रास्ता मिल जाता है, ठीक है। यहां ट्रांसपोर्टेशन का ये हो जाएगा, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज आपके पास हो जाएंगे, वाटर रिसोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन हो जाएगा, पॉपुलेशन बन जाएगा, अर्बनाइजेशन होगा, ठीक है, अर्बनाइजेशन होगा, ट्रेड होगा, यहाँ पे ट्रेड होगा। तो ये सब चीजें क्या था कि, और यहाँ पे एक और था कि इटली में, यूरोप में उस समय सबसे ज्यादा मिडिल क्लास था, यूरोप में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास था। और ऐसे भी आप समझ लो कि किसी भी सोसाइटी में रिफॉर्म वही लाता है जहां पे मिडिल क्लास की पॉपुलेशन अधिक होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आज इंडिया की जो ग्रोथ रेट है आज 8% है। तो इसके पीछे यही कारण है, जीडीपी जो इसका है वो 8% इसलिए चल रहा है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो कितने परसेंट है, 65% के आसपास है। इसीलिए कंट्री क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो यही मिडिल क्लास पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा इटली में था। तो जब मिडिल क्लास ज्यादा होगा तो अपने आप अर्बनाइजेशन होगा, वहां पे पॉपुलेशन अधिक होगा, वाटर रिसोर्सेज होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रेड होगा। तो ये सारी चीजें जो वो होती हैं किसी भी सोसाइटी के लिए, वो सारे रिसोर्सेज कहां उपलब्ध थे, तो उसमें इटली में उपलब्ध थे। इसीलिए जो रिनासा हुआ वो इटली में हुआ, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि इसका रिनासा का इंपैक्ट क्या पड़ा था, रिनासा का इंपैक्ट क्या पड़ा था। तो आप इसका इंपैक्ट देख सकते हो। तो इंपैक्ट को आप इसको 2 डायमेंशन में बांट सकते हो। एक आपको मैंने बताया कि एक वर्ल्ड के बांटोगे और एक आप इंडिया में, ठीक। तो सबसे बड़ा जो रिनासा का इंपैक्ट पड़ा वो आप इसको देखोगे, इसी से क्या हुआ, इसी से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक। इसके पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इसी से आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इसी से आप लोग देखोगे तो आप कैपिटलिज्म कर सकते हो, कैपिटलिज्म इसी से आया है, कैपिटलिज्म, ठीक है। फिर इसी से आप लोग देखोगे तो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज जो हुआ, ज्योग्राफिकल जो डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरीज इसी से हुआ। ज्योग्राफिकल डिस्कवरी से ही पता चला अमेरिका कहां है, साउथ अमेरिका कहां है, एशिया कहां है, इंडिया कहां है। तो इसके इंपैक्ट पड़े। अगर आप इंडिया पे इसका रिनासा का इंपैक्ट देखोगे तो आपको पता है कि मैंने बताया जो रिनासा हुआ वो इसका टाइम पीरियड क्या है, तो उसका है 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक का जो पीरियड है। और इसी समय इंडिया में क्या हो रहा है, इसी समय इंडिया में भी क्या हो रहा है, सोशल रिफॉर्म हो रहा है इंडिया में। इसी समय इंडिया में क्या हो रहा है, सोशल रिफॉर्म हो रहा है। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सब लोग इसी समय आ रहे हैं। क्यों, तो हमारे यहाँ भी क्या था, जो सामाजिक टेंशन था, जो सोसाइटी में टेंशन था, वो भी क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा था। तो रिनासा का भी इंपैक्ट
क्या है, इंडिया में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी इंडिया में भी रिफॉर्म हो रहा है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चल रहा है। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ऐसे कितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इंडिया के सोसाइटी में भी लोग रिफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या समझा, जो रिनासा का टॉपिक है, ये रिनासा सिर्फ क्या है, वर्ल्ड के लिए नहीं, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिनासा का जो हम लोगों ने समझा, इसको पहले कैसे देखा, इसका हम लोगों ने मीनिंग समझा, इसका बैकग्राउंड समझा, इसके कॉजेस क्या थे वो देखे, इसके फीचर्स क्या थे वो देखे, इसको इटली में ही क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड इन इटली, उसको भी देखा, इसका इंपैक्ट भी देखा, और इंपैक्ट को दो डायमेंशन में देखा कि इसका इंपैक्ट वर्ल्ड में कैसा हुआ और इंडिया में कैसे हुआ, इसको भी हम लोगों ने देखा है। और रिनासा एक ऐसा टॉपिक है, इससे आप पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को समझ सकते हैं। और इसके साथ ही IR का जो हमारा एक पेपर होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, उसका भी बैकग्राउंड आपको यही बताता है। और जो कोल्ड वार हुआ रशिया और अमेरिका में, इट मींस रशियन फेडरेशन और अमेरिका में, वो भी कोल्ड वार कहीं ना कहीं यही रिनासा के बाद वाला जो पीरियड है उसी से आता है। तो आई होप कि आपको ये जो रिनासा का जो टॉपिक था, ये बहुत शॉर्ट समय में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपके जो कुछ भी डाउट हैं वो आप क्लास में आएंगे तो आपको क्लास में क्लियरिटी ज्यादा हो जाएगी। तो चलिए आज इसी के साथ आपको बाय बोलते हैं और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।